हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रसिया यूक्रेन वार के बारे में। देखिए, ऐसा है कि आप टीवी चैनल, न्यूज़ और बड़े बड़े लीडर्स को सुन रहे होंगे, तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये जो लड़ाई हो रही है रसिया और यूक्रेन की, वो एक आज़ादी की लड़ाई हो रही है या फिर रक्षा की लड़ाई हो रही है, जिसमें यूक्रेन जो है वो अपनी ज़मीन की रक्षा कर रहा है और रसिया जो है वो एक विलन है। ऐसा आपको दिख रहा होगा या दिखाया जा रहा होगा टीवी चैनलों पे, बड़े बड़े नेताओं के मुंह से, अखबारों में। पर जब आप उसको जूम इन करके देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि जो हमें दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये जो लड़ाई हो रही है वो सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं हो रही है, वो दौलत के लिए हो रही है। और जिसे हम युद्ध समझ रहे हैं ना, वो दरअसल एक बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट है, जिसमें यूक्रेन सिर्फ एक मैदान है और असली खेल कोई और कहीं और से खेल रहा है। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। आप खुद सोचिए कि एक छोटा सा देश यूक्रेन रसिया जैसे शक्तिशाली मुल्क के एयरबेस पे 100 से ज़्यादा ड्रोन गिरा देता है। इतना बड़ा अटैक करता है, वो भी बिना किसी सुपर पावर के सपोर्ट से। सोचने वाली बात है कि क्या ये पॉसिबल है। और सबसे अजीब बात, जब रसिया और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही थी, अचानक एक बड़ा अटैक होता है और सारा बातचीत वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। तो अब इन सब को देखने के बाद मन में एक सवाल उठता है कि क्या कोई चाहता था कि ये लड़ाई ख़त्म ना हो, और अगर हाँ तो क्यों। मैं इस वीडियो में वही पॉइंट रखने की कोशिश करूंगा जो मीडिया कवरेज से बच जाते हैं। आप बस पूरे दिल से सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि ये लड़ाई सच में किसके लिए है, यूक्रेन के लोगों के लिए या कुछ कंपनीज के प्रॉफिट के लिए। तो चलिए एक की इवेंट से शुरू करते हैं। डेट है 1 जून 2025। ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब करके एक ऑपरेशन होता है, जिसमें यूक्रेन ने 117 हाईटेक ड्रोन्स डिप्लॉय किया, रसिया के 5 एयरबेस पर सर्जिकल स्ट्राइक किए और 40 से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को ख़त्म कर दिया। और सबसे बड़ी बात, वो भी रसिया के 4000 किलोमीटर अंदर घुसकर। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं न्यूज़ चैनल की हेडलाइन डाली गई कि यूक्रेन ने रसिया की धुलाई कर दी। सोशल मीडिया पे सबने ताली बजाई। लेकिन एक बात सोचिए कि ये जो सब अभी अटैक जो हुआ, वो इंस्टेंट तो हुआ नहीं होगा। इसकी प्लानिंग में कम से कम 18 महीने तो लगे ही होंगे। 18 लग सकते हैं, 10 लग सकते हैं, मतलब एक अप्रॉक्स देखें तो 18 से 20 महीने तो पक्का लगे ही होंगे, क्योंकि इतना एडवांस्ड टेक और इतनी परफेक्ट एग्जीक्यूशन ये अकेला यूक्रेन नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से इसके पीछे बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं, शायद लैंगले से, लंदन के, ब्रुसेल्स के, या फिर डेवोस के एलाइट फोरम्स होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे, कोई भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, टाइमिंग भी देखिए। ये अटैक तब हुआ जब रसिया और यूक्रेन इस्तांबुल में दूसरे राउंड के पीस टॉक के लिए बैठने वाले थे। अब रसिया के पास अपर हैंड था, उसके पास ज़मीन थी, गैस थी, ऑयल था और जियोपॉलिटिकल लिवरेज भी। फिर अचानक से एकदम बूम मचा होता है और उनके सारे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स गायब हो जाते हैं। पीस टॉक्स टूट गया। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं था, ये एक वेल प्लान मूव था। कोई ऐसा है जिसको पीस नहीं चाहिए, किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। अब सवाल ये है कि ये खेल कौन खेल रहा है।
मेरे हिसाब से मैं इनको 4 एक्सिस के नाम से डिफाइन करता हूँ। 4 बड़े प्लेयर जो इस वॉर के पीछे से सब करा रहे हैं। पहला MIC, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। देखिए, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वो कंपनीज हैं जो वेपन्स बनाती हैं, जैसे ड्रोन्स, मिसाइल्स, टैंक्स, ये बनाते हैं। अब इनके लिए ना वॉर मतलब बिजनेस। हर ड्रोन जो लॉन्च होता है, हर बम जो गिरता है, वो इनकी बैलेंस शीट पे प्रॉफिट ऐड करता है। अरे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इनको बस इससे मतलब होना चाहिए कि वॉर चलता रहे। दूसरा जो ग्रुप है वो है एनर्जी बॉरोन्स, EB। अब ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जो एनर्जी मार्केट को कंट्रोल करते हैं। रसिया का गैस यूरोप के लिए बंद हो तो अमेरिका का LNG वहाँ बिकेगा, और वो भी 4 गुना दाम पे। तो ये वॉर इनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तीसरा है डीप स्टेट, DS। ये वो जो पॉलिटिकल मास्टरमाइंड्स हैं जो ग्लोबल पावर डायनेमिक्स कंट्रोल करते हैं। इनका गोल है रसिया को इकोनॉमिकली और मिलिट्रली कमज़ोर कर देना, चाइना को चेक में रखना और दुनिया के अलायंसेस को अपने हिसाब से डिज़ाइन करना। यूक्रेन इनके लिए एक चेस बोर्ड है मात्र। चौथा आता है इलाइट क्लास। अब इलाइट क्लास कौन है? इलाइट क्लास वो बिलियनियर्स हैं और कॉरपोरेशंस हैं जो वॉर के बाद यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर बिलियंस के कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम करेंगे। ये ज़मीन, रिसोर्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक बन जाएंगे। ये 4 एक्सिस जो इस वॉर के पीछे का सच छुपाते हैं, इनके नाम शायद न्यूज़ में ना आए, लेकिन इनका असर हम पर अपने रोज़ के पेट्रोल के बिल में, ग्रोसरी के दाम में, सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा पोस्ट में महसूस करते हैं। अब ज़रा देखिए कि यूक्रेन क्या है। तो मेरे अनुसार यूक्रेन जो है वो एक रिसोर्स का पावर हाउस है। कैसे है? तो क्या है कि यूरोप में यूरेनियम रिजर्व में यूक्रेन नंबर 1 पे है, नेचुरल गैस रिजर्व में नंबर 2 पर है, दुनिया के सबसे फर्टाइल ब्लैक सॉइल में नंबर 3 पे है, लिथियम डिपॉजिट में नंबर 4 पे है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स में नंबर 5 पे है, और यूक्रेन में 500 से ज़्यादा ऐसे मिनरल फील्ड्स हैं जो अभी तक किसी ने छुए नहीं है उनको। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वॉर जो हो रहा है वो सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं है, ये वॉर डेटा, रिसोर्सेस और ग्लोबल डोमिनेंस का खेल है। अब असली गेम क्या है? ये 4 एक्सिस को यूक्रेन की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है। रसिया को हराना भी इनका फाइनल गोल नहीं है। इनको बस यूक्रेन चाहिए, और वो भी टैंक से नहीं, कॉन्ट्रैक्ट से। मेरे अनुसार इनका प्लान ये है कि ये 3 स्टेप में काम करेंगे। पहला स्टेप जो अभी हम देख रहे हैं, तबाही, वॉर को चलने दो, शहर उजड़ते रहें, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो। दूसरा, फिर ये मदद करने आएंगे। मदद में क्या बोलेंगे कि लोन से एड देंगे, और रीबिल्डिंग के नाम पे दुनिया के सामने हीरो बनने की कोशिश करेंगे कि हमने भाई इतना जो है तहस नहस हो गया था, हमने इसको रीबिल्ड किया। तीसरा स्टेप क्या करेंगे? जब इतना कुछ दोनों स्टेप करने के बाद, पहले तबाही का किया इन्होंने, फिर मदद करेंगे, फिर तीसरा स्टेप ये करेंगे कि ये लोग मालिक बन जाएंगे। ज़मीन, माइंस, पाइपलाइंस, पोर्ट्स सब अपने नाम कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। यूक्रेन कोई बेचारा विक्टिम नहीं है, ये $1 ट्रिलियन वेंचर कैपिटल एसेट है। हर बॉम्ब जो इसके ऊपर गिरता है ना, वो वॉर के बाद के रिकंस्ट्रक्शन की बिडिंग प्राइसेस को और बढ़ा देता है।
ये सब होने के बाद अब आगे क्या होगा? मेरे अनुसार आगे ये होने वाला है कि फॉल्स फ्लैग अटैक्स होगा। टेंशन को बनाए रखने के लिए स्टैक्ड इंसिडेंट्स किए जाएंगे, दूसरे के ऊपर ब्लेम किए जाएंगे। साइबर ब्लैकआउट्स होगा, इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेटेजिक असैसिनेशंस होगा, की फिगर्स को टारगेट करेंगे लोग। मशीनरीज इन सूट्स, कॉर्पोरेट लोग जो चुपके से डील साइन करेंगे। रेजाइम शिफ्ट्स, बेलारूस, मोल्दोवा और जॉर्जिया जैसे देश में सरकार बदलने का खेल होगा। अब रसिया क्या करेगा? रसिया जवाब में कुछ न कुछ तो एक्शन लेगा ही। तो जब रसिया एक्शन लेगा तो नाटो जो है वो शॉक का ड्रामा करेगा कि अरे ये क्या कर रहे हो रशिया। और इन सब के बीच दुनिया का नक्शा नए सिरे से लिखा जाएगा। तो मेरे अनुसार ये वॉर नहीं, एक हॉस्टाइल कॉरपोरेट टेकओवर है और इसका असली बैटलफील्ड हमारा दिमाग। जो न्यूज़ चैनल हम देख रहे हैं, जो हम पोस्ट स्क्रॉल करते हैं, वो सब एक नैरेटिव बनाते हैं। अगर हमें अभी भी लगता है कि ये वॉर आज़ादी के लिए है तो भाई हम ऑलरेडी इस गेम के प्यादे बन चुके हैं। देखिए, मैं यहाँ सेंसेशनलिज्म के लिए नहीं आया हूँ। मैंने कुछ समझा, सोचा और ये देखा कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। यह वेल डॉक्यूमेंट पैटर्न है जो सीरिया से लेकर अब यूक्रेन तक चला आ रहा है। ये वॉर एक बिजनेस है, एक पावर ग्रैब है और हम सब इसमें उलझे हुए हैं। तो दोस्तों, क्या हम सब इस बड़े खेल में प्लेड हो रहे हैं? कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें और बताएं कि क्या वाकई में लगता है कि ये जो युद्ध हो रहा है वो सिर्फ यूक्रेन के फ्रीडम के लिए हो रहा है या कंपनियों के प्रॉफिट के लिए हो रहा है। इस सवाल का जवाब जो है मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। आप सोचें, समझें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है। धन्यवाद। हर हर महादेव।